जय श्री राधे। कुछ दिनों से हमने चर्चा की थी किसी कुंडली को कैसे हम देखें कि वर्ष, मास, दिन, पक्ष और समय। इस बिंदु पर चर्चा करने का यही था कि कुंडली हम गलत या सही, पहले इसका निर्णय, फिर उसके ऊपर फलित कैसे करते हैं आज के समय में। तो किसी कुंडली को जांच करके ही हम फलित करें, यह हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए। आज फलित अब कैसे कुंडली का करते हैं इस पर ही चर्चा करेंगे। और आप लोग, कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि इससे आगे कुछ ऐसे फलित के हमें बिंदु बताइए जिससे हम फलित करने में हमें आसानी हो। तो उन्हीं बिंदुओं को हम बता रहे हैं। तो लग्न से ही हम शुरू करेंगे। किसी कुंडली का फलित अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम लग्न कुंडली देखते हैं। लग्न कुंडली को कहेंगे जन्मांग चक्र। और ऐसी जिज्ञासा बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो आप अधिक जिज्ञासु तक पहुंचेंगे। और इससे होता क्या है कि जैसे आपकी जिज्ञासा है उन लोगों तक भी यह विषय पहुंचे जो अभी जिज्ञासा में हैं या पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए है। और फलित या इससे पहले की जो वीडियो थी वो भी उन लोगों के लिए जो अभी फलित पढ़ रहे हैं। और पहले जो वीडियो प्रारंभ से अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसमें पहले की वीडियो देख सकते हैं सूक्ष्म काल गणना से, तभी यह विषय उनके लिए सरल और आसान होगा। तो जन्मांग चक्र, इस कुंडली के अंदर हम देखेंगे उस फलित के मुख्य बिंदु जो किताबों में लिखे गए हैं, उसी का हम एक सारांश तुम्हें बताते हैं। उसका ये सारांश होगा कि 1, 4, अब गिनती हम इसको हिंदी में कर लेते हैं। 1, 4, 7, 10। इन स्थानों को क्या कहते हैं? केंद्र। 1, 4, 7, 10 स्थान को क्या बोलते हैं? केंद्र स्थान बोलते हैं। 2, 5, 8, 11 इनकी संख्या क्या होती है? पणफर। इनकी संख्या क्या होती है? 3, 6, 9, 12 इनकी संख्या को कहते हैं आपोक्लिम। ये एक संज्ञा है। हमें यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण की आवश्यकता है। उसके अलावा और किन किन भावों को पहले क्या क्या बोलते हैं हम एक क्रम से लिखते चलते हैं। तो 1, 5, 9 को त्रिकोण कहते हैं। 1, 5, 9 को त्रिकोण कहते हैं। तो 5, 9 को तो त्रिकोण बोलते ही हैं। एक इसके साथ बोल सकते हैं, और वरना 5 और 9 त्रिकोण लगा सकते हो। तो 1, 4, 7 और 10 इस स्थान को क्या बोला जाता है? केंद्र। अभी पणफर और आपोक्लिम की अभी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अगला है 6, 8 और 12 इस स्थान को बोलते हैं त्रिक। अगला है त्रिषडाय। त्रि मतलब 3, षड मतलब 6, आय मतलब 11वां भाव। तो 3, 6, 11वें भाव को कहते हैं त्रिषडाय। फलित ज्योतिष के अंदर या फलित जो हमारी किताबें होती हैं वहां पर फलित लिखे रहते हैं कि त्रिषडाय यदि केंद्रस्थ हो, त्रिषडाय यदि त्रिकोणस्थ हो। ऐसा फलित तब समझ में कम आ पाता है जब हमको त्रिषडाय नहीं पता होते हैं। तो यदि वो त्रिषडाय कहते हैं तो 3, 6, 11 भाव उनका कहने का तात्पर्य होता है। तो इसके अलावा त्रिक स्थान त्रिषडाय एक होता है उपचय। उपचय स्थान, उपचय स्थान होते हैं 3, 6, 10 और 11। मारक स्थान 2 और 7। तो अभी फिलहाल हम आज जो चर्चा रहेगी हमारी वो रहेगी त्रिक स्थान के लिए। ये कौन सा भाव है? 6, 8 और 12। तो हमको 3 विषय पर चर्चा करनी है, 6, 8 और 12। ये सब मिटा दें, ठीक है। ये इनकी अपनी एक संज्ञा है।
अब किसी ने पूछा केंद्र के स्थान कौन से होते हैं, तो क्या बताएंगे उन्हें? 1 4 7 10। 1 4 7 10। प्रथम मेष लग्न से मीन तक, ये कौन सा स्थान है? अभी त्रिक स्थान तो है 6 8 12, लेकिन अभी ये षष्ठ स्थान है। जब हम मेष लग्नी कुंडली भर रहे हैं तो यहाँ पर 1 से क्रमशः 6 ही लिखा जाएगा। तो यहाँ अभी देखेंगे तो षष्ठेश कौन होंगे? बुध। अब ये षष्ठेश क्या होते हैं, पंचमेश क्या होते हैं? जो नए अभी फलित ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए भी हम एक बार इसको बता देते हैं। ठीक है, तो लग्नेश से लेकर के द्वादशेश तक, लग्नेश से लेकर द्वादशेश तक हम एक बार बताते हैं किसको क्या बोलते हैं। क्योंकि फलित ज्योतिष में ये भी लिखे रहते हैं कि पंचमेश यदि षष्ठ स्थान में हो और षष्ठेश यदि केंद्रेश से युति करे तो व्यक्ति या जातक उसका फलित बताते हैं। तो लग्नेश क्या होता है या षष्ठेश क्या होता है इसके बारे में बता रहे हैं। लग्नेश, द्वितीयेश, ठीक। अभी इसको सरल बनाने का और अच्छा नियम है, हमारे पास भाव कितने हैं? 12 हैं और ग्रह कितने हैं? 9, जिसमें से भी हम यदि किसी के ईश कह रहे हैं तो राहु और केतु को हटा के 7 ही ग्रह हैं जिनके राशियां हैं। 12 राशियों के स्वामी कितने हैं? 7 ही ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 7 ग्रह हैं। इसके अनुसार अगर देखेंगे तो मेष और वृश्चिक के स्वामी कौन है? मंगल। कौन है? सरल तरीके से समझना है तो इधर देखते चलना, 2 और 7 यानी कि वृष राशि और तुला राशि, इसके स्वामी कौन है? 2 और 7 के शुक्र हैं। 15 जुलाई से इसी विषय को फलित या फिर प्रारंभ से गणित को लाइव रखा जाएगा, तो तब तक ऐसी ही जिज्ञासा बना के अपने मित्रों को भी बताएं। और प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ हम चर्चा फलित के उसमें रखेंगे और प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ वीडियो इस विषय पर डालेंगे। तो मेष यानी 1 और 8 के स्वामी कौन है? मंगल। 2 और 7 के शुक्र। मिथुन और कन्या के स्वामी कौन होते हैं? यानी 3 और 6 इसके होते हैं बुध। देखो फलित के लिए हमने क्या क्या है, फलित के लिए हमको याद क्या करना है? सबसे पहले राशियां याद करनी है, उसके स्वामी याद करने हैं, इन राशियों के अंक याद करने हैं। अंक अगर याद होंगे तो हम कोई भी लग्न का फल या लग्न का फलित हम कर सकते हैं। उन्हीं अंकों से फिर हमने जो अभी लिखा था 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12 या 1 4 7 10 केंद्र आदि, ये सब हम किससे पढ़ रहे हैं? अंकों से पढ़ रहे हैं। और अंकों में ही फिर क्या है? राशि। क्या है वो? राशि। 9 और 12 यानी धनु और मीन, इन दोनों के स्वामी कौन होते हैं? गुरु। तो 1 2 3 4 केवल कर्क राशि के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रमा। यहाँ मंगल है तो 2 राशियों के स्वामी हैं, मेष के भी हैं और वृश्चिक के भी हैं। यहाँ कर्क राशि के स्वामी केवल कौन है? इतना ध्यान देना। ऐसे ही सिंह राशि के स्वामी, सिंह को 5 से दर्शाते हैं और इसके स्वामी कौन होते हैं? सूर्य। अब केवल बचती है 10 और 11 यानी कि मकर और कुंभ, इन दोनों के स्वामी कौन है? शनि। अब आप सबको राशियां और उनके स्वामी याद होंगे, अगर नहीं है तो कर लेना। इन सभी से अब हम लग्न से होते हुए यानी लग्नेश से द्वादशेश तक बताएंगे कि कौन किसके स्वामी होते हैं। सरलता कैसे होगी हमें फलित करने में। तो लग्नेश कहते किसे हैं? लग्न प्लस ईश। लग्न प्लस ईश। ईश मतलब होता है स्वामी और लग्न यानी प्रथम भाव। लग्न यानी प्रथम भाव। द्वितीयेश यानी द्वितीय प्लस ईश यानी द्वितीय के स्वामी। अब द्वितीयेश को हम धनेश भी कह सकते हैं,
अब धन क्यों कहा? क्योंकि धन के ईश, धन के मालिक, धन को देने वाले कौन है? द्वितीय भाव से हम धन की चर्चा करते हैं, तृतीय भाव से हम पराक्रम की चर्चा करते हैं। अभी हम समय बचे तो इसी विषय पर अभी किस भाव से किसका विचार करते हैं ये भी लिखाएंगे, या फिर उसको अगले कल वीडियो में डालेंगे या अगले सत्र पे चर्चा करेंगे। तब तक आप देखना हो तो निर्णय सागर पंचांग पेज नंबर 138 से भी याद कर सकते हैं किस भाव से किसका विचार किया जाता है। सूर्य लग्न में तब होगा जब लग्न में 5वीं राशि लिखी होगी, तब सूर्य लग्नेश कहा जाएगा। और हमेशा सूर्य उदय के समय सूर्य जिस राशि का होता है वही लग्न सूर्य उदय के समय होती है, ये आपको पहले ही बता दिया। तो फिलहाल हम अभी चलते हैं। अभी हमारे पास मेष लग्न कुंडली है, ये एक उदाहरण है हमारे पास। ये क्या है? एक मेष लग्न कुंडली है। तो लग्न के लग्नेश कौन है? हमारे मंगल। क्योंकि लग्न में जो राशि लिखी होती है उसके स्वामी को क्या कहते हैं? लग्नेश। क्या कहते हैं? यदि लग्नेश मंगल हैं, यदि लग्नेश मंगल हैं तो अष्टम भाव में कौन सी राशि है? और वृश्चिक के स्वामी कौन है? तो यहाँ पर हम वृश्चिक नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अष्टमेश। क्योंकि अष्टम भाव में जो राशि होती है उसके मालिक को अष्टमेश। तो यहाँ मेष लग्न कुंडली से अष्टम भाव पे 8 लिखा और 8 के स्वामी कौन हैं? इसीलिए अष्टमेश कौन हुए? अब समझ में आ रहा है? ऐसे ही तुम्हें बताना है। द्वितीयेश बताओ कौन है? द्वितीयेश कौन है? तो बताओ शुक्र और किसके मालिक हैं? तुला। वो कहाँ पर है? उसको क्या बोलेंगे? ये अब तुम सब समझ गए। क्या बोलेंगे? सप्तमेश बोलेंगे। अभी मैं इसकी लग्न चेंज कर दूंगा। अभी मेष से है, अभी तब तक तुम समझ जाओ। अगले इसी स्टेप पे तुम्हें तुला लग्न कुंडली का बताना है, लग्न से द्वादशेश। थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। द्वितीयेश और सप्तमेश एक साथ हो गए, वो कौन है? शुक्र। अब तृतीयेश बताओ कौन है? तृतीयेश कौन है? और किसके मालिक हैं? किसके हैं? षष्ठेश। यानी तृतीयेश और षष्ठेश कौन है? बुध। अभी वो है कहां पर? वो तो उस व्यक्ति के जातक का जन्म जब होगा, उसके ग्रह जब हम किसी कुंडली का निर्माण करेंगे, फिर ग्रह कहां पर बैठे हुए हैं तभी उस जातक का फलित हम बताते हैं। फिर इसका बैठना कि वो स्वराशिगत है कि प्रथम भाव में है से द्वादश कहां पर है, उच्च का है या नीच का है, ये फलित बताते हैं। फिलहाल मेरा जो रीजन था, आज का विषय केवल इतना है, 6, 8 और 12 भाव को समझना। किसको बात है हमारी? 6, 8, 12। केवल इतनी चर्चा करेंगे, अधिक नहीं। इससे पहले हम इसको इसलिए पूरा हमको लिखना पड़ रहा है इसको समझने के लिए। अब यहाँ पर चतुर्थेश और पंचमेश केवल एक एक है, यानी कि चतुर्थेश है चंद्रमा और पंचमेश है सूर्य। तो ऐसे लिख सकते हैं हम चतुर्थेश। आपको ऐसे द्वादशेश तक पता चल गया होगा, आप तो समझ गए ना? तो इसी विषय को हम आगे बढ़ा देते हैं। चतुर्थेश पंचमेश, इसमें हो गए चतुर्थेश चंद्र और ये सूर्य। क्योंकि अब एक साथ बोलना है, देखो हम सप्तम भाव तक कवर हो गए, हमारे अष्टम तक हो गए। अब केवल बचते हैं 9 और 12, यानी कि भाग्येश, और इसको भाग्येश कहते हैं। कौन सा स्थान है? भाग्य का। अगर वैसे देखना है अंक में तो नवमेश, नवम, तो नवमेश और द्वादशेश इधर लिख लेते हैं। नवमेश और एक ही है। कौन है इसके मालिक? गुरु। शनि नहीं होंगे ना? ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे। यानी कि नवम के 9 धनु राशि के स्वामी गुरु और 12 राशि मीन के स्वामी, तो नवमेश और द्वादशेश कौन है? गुरु है। दशमेश और एकादशेश, दशमेश और एकादशेश कौन है? शनि। अब बस इतना ही था। अब हमको ये पता है कि इस स्थान को अभी 6, 8, 12 कहते हैं। यानी कि 6, 8, 12 मतलब ये षष्ठ भाव भी है। अभी मेष लग्नी कुंडली होने से यहाँ पर 6 लिखा गया।
यदि ये बृहस्पति लग्न कुंडली होती तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखा जाता। तो 7 होने से षष्ठेश कौन हो जाते? शुक्र। कौन हो जाते? शुक्र। यदि यहाँ पर मैं 7 लिखता तो कौन होते षष्ठेश? शुक्र होते। और अभी कौन है? बुध। अभी कौन है षष्ठेश? देखो ये लिखा हुआ है, षष्ठेश कौन है? बुध है। तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी यहाँ पर लग्न का लग्नेश है मंगल। क्या है? अभी मंगल है, 2 होगा तो शुक्र, 3 होगा तो बुध, 4 होगा तो चंद्रमा, 5 होगा तो 6 होगा तो फिर बुध, 7 होगा तो फिर शुक्र, 8 होगा फिर मंगल। ऐसे 12 राशियां मेष से लेकर के मीन तक हो सकती हैं। ठीक है, किसी की भी लग्न कोई भी। अब यदि इसका स्वामी कौन थे? यानी उसके ईश, यानी लग्न के स्वामी किसी की कुंडली में सारा फलित देखने के लिए हम देखेंगे एक पॉइंट, उसका स्वामी यदि 6, 8, 12 में होता है तो उस व्यक्ति को इस स्थान पर लग्न का स्वामी बैठने से जो शारीरिक रोग होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अष्टम भाव पे होने से स्वयं की ऐसी कोई आकस्मिक घटना उसके साथ घटती है, शारीरिक जो चोट होती है वो अचानक कोई मिलने से, विद्युत से, यानी कोई भी ऐसे जो हानिकारक उसके सामने ऐसी चीजें आती हैं जो घटनाओं का क्रम उसको देखने को मिलता है। द्वादशेश में यानी 6, 8, 12 भाव में यदि लग्न का स्वामी होता है तो एक शब्द में यदि ये कहेंगे तो शरीर में कहीं ना कहीं कष्ट होगा प्रथम, तो यानी कि वो शरीर से कहीं ना कहीं दुख पाएगा। यह है प्रथम भाव का। ऐसे ही हम हर किसी, ये द्वितीय है, यानी इससे किसकी चर्चा करते हैं? धन की। तो इन सभी का देखो हमारे जीवन में सबसे पहले लग्न से देखा जाता है शरीर। किससे देखा जाता है? द्वितीय भाव से देखते हैं धन, पंचम भाव से देखते हैं बुद्धि, विद्या। ठीक है ना। सप्तम भाव भी एक ऐसा ग्रह है जो हमारे गृहस्थ जीवन का जिससे विचार किया जाता है, यानी विवाह। यह है भाग्य, यह है भाग्य। और दसम भाव से देखा जाता है कर्म, अर्थात नौकरी, नौकरी। और यह है आय भाव। तो इसमें से जो हमारा मुख्य रहता है, एक शरीर, व्यक्ति के पास कैसा शरीर है, उसके पास कैसी विद्या है या कैसी विद्या अर्जित करेगा या नहीं करेगा, इन सब की चर्चा हम पंचम भाव से करते हैं। द्वितीय भाव से कैसा धन प्राप्त होगा, भाग्य कैसा है, कर्म कैसा है। यदि इन सब के मालिक की भी युति 6, 8, 12 भाव से होती है तो कहीं ना कहीं इन सब में फलित करने में न्यूनता आ जाती है। क्या आ जाती है? यानी कमजोर हो जाते हैं वो। इस भाव के मालिक यदि 6, 8, 12 भाव में होंगे तो इन भावों से संबंधित जो विचार करते हैं उस सब में न्यूनता आ जाएगी। यदि पंचमेश का स्वामी, बुद्धि देने वाला स्वामी यदि 6 भाव में, समझ में आ रहा होगा, 8 भाव में या फिर 12 भाव में होगा तो कहीं ना कहीं विद्या में रुकावट होगी, देरी से होगी। अगर पंचमेश ही माना जाए, किसी का शनि हो, यहाँ पर मकर राशि लिखी हो या किसी का कुंभ राशि लिखी हो, तो पंचमेश कौन है यहाँ पर? ऐसे में शनि है। और शनि देखा, अभी तुम उच्च नीच राशियां याद करोगे तो शनि, एक मिनट, शनि होता है मेष राशि में नीच। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर 10 लिखा होगा, 10, 11, 12 और 1 लिखेंगे तो शनि अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को अगर देखा जाए तुलनात्मक फलादेश करने में, तो इसको पहले तो विद्या बहुत देरी से आएगी, और आएगी भी तो उसमें इतनी रुकावटें होंगी जो व्यक्ति के शरीर से स्वयं कष्ट, इन चीजों से उसकी रुकावटें हो सकती हैं, और विद्याएं देर से होती है, यानी देर से ग्रहण करेगा। तो ऐसे 100 में से 30% ऐसे लोग होते हैं जब कुंडलियों का जब गोचर नीचस्थ होता है वहां पर जन्म लेते हैं तो पूरे जीवन उनको उस नीच का भी फलित देखना पड़ता है। और कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जब उच्च में जिन बालकों का जन्म होता है, जिन बालकों का जन्म उच्च में होता है तो उनका पूरा फलित उच्च ग्रह देते हैं। उदाहरण, यहाँ पर अगर हमने 4 लिख दिया और यहाँ पर अगर गुरु लिखते हैं, क्या लिखते हैं? गुरु। तो गुरु इसमें उच्च के हो गए। किसके हो गए? यदि हम इसमें 9 लिखते हैं तो पंचमेश गुरु हैं,
पंचमेश कौन है? तो यहाँ पर 9 लिखने से इससे पहले 8, 7, 6, 5, 4, 3 यानी कि अब ये 9 यहाँ पर लिखेंगे, 9, 10, 11, 12 या यहाँ पर अगर हम 12 लिखते हैं, ऐसी कुंडली में गुरु तब होंगे पंचमेश, उसको हमने उच्च का करना है। 12, 1, 2, 3 और 4 ये सबसे उत्तम कुंडली होगी जो हमारी कौन सी लग्न की होगी? 12 के बाद 11, 10, 9 और 8। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए पंचमेश गुरु उच्च के यदि भाग्य भाव में होंगे तो इसकी जो विद्या, अध्ययन, बुद्धि, तार्किक क्षमता यानी कि विद्या ग्रहण करने के जो भी इसके अपने क्षेत्र होंगे वह बहुत अच्छे, प्रबल और उच्च के होंगे। तो इसी तरह से हम किसी का फलित करते हैं। तो इसका सारांश आज का यही निकला था कि हम सबसे पहले लग्न से लेकर द्वादशेश तक यानी लग्नेश से द्वादशेश तक इस मेष से लेकर मीन तक राशियों को समझें, उनको रखना आना चाहिए हमें। इन सब के फिर हम स्वामी इस प्रकार से लिख सकें। और हमने फिर यही बोला कि लग्नेश से लेकर जो जो हमारे अच्छे भाव है, लग्नेश, धनेश, चतुर्थेश, पंचमेश, सप्तमेश, नवमेश या फिर दशमेश और एकादशेश, यदि इन सबके मालिक यदि 6, 8, 12 से युति करते हैं या इस स्थान पर बैठते हैं तो व्यक्ति को इनसे संबंधित हानि होती है। बस यही फलित का आज पहला सूत्र है। कल इसी पे हम अब द्वितीय भाव से आगे चर्चा करेंगे। तब तक आप इसका अध्ययन करें और कुछ चीजें समझ में ना आई तो हमें कमेंट्स में बताएं कि कौन सी ऐसी चीज है, और इसमें यदि कोई सुधार भी यदि कोई चाहता हो या कोई अभी ज्योतिष का अध्ययन कर रहा हो, उन्हें लगता हो ये विषय का सुधार होना चाहिए तो उसे भी अवश्य बताइएगा। जय श्री राधे।